नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 25 जुलाई। आज हम लोग इस दैनिक क्विज के सत्र में देखेंगे कि हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, अनुशीलन समिति के बारे में पूछा गया है। यहां पर आपके सामने 3 कथन दे रखे हैं और आपको सही कथन की पहचान करनी है। सतीश चंद्र बसु के प्रयासों से 1902 में बंगाल में स्थानीय युवा समूहों के गठन की शुरुआत हुई है। संगठन में पूर्व और पश्चिम बंगाल में 2 स्वतंत्र गुट, ढाका अनुशीलन समिति और जुगांतर समूह शामिल थे। पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में जुगांतर समूह ने 1908 में 12 डकैती को अंजाम दिया था। जल्दी से इस प्रश्न को स्वयं सॉल्व करिए, तब तक मैं बताता हूं ये चर्चा में क्यों आया। हुआ क्या है, हमारे जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, इन्होंने क्या किया है, एनसीईआरटी से और या शिक्षा जगत से अपील करी है कि अनुशीलन समिति के बारे में और अनुशीलन समिति के जो सदस्य थे उनके बारे में हमारे सिलेबस में, उनको पाठ्यक्रम में जगह दी जाए। जिस तरीके से इन्होंने अपने अथक प्रयास से अपना तन मन धन देकर हमको आजादी की तरफ जो अग्रसर किया, तो इनके क्रियाकलापों को हर भारतीय के बारे में पता होना चाहिए। तो ये इन्होंने आग्रह किया है। अब आप वापस आते हैं अपने प्रश्न में। तो देखिए, पहला जो कथन था कि 1902 में बंगाल में क्या हुआ था कि स्थानीय युवा समूह थे। अब आपने अनुशीलन समिति के बारे में पढ़ा होगा कि अनुशीलन समिति में क्या होता था कि जो अखाड़े होते थे, पुराने जमाने में अखाड़ों का मतलब क्या होता था, जो युवा लोग होते थे, वो जिसको आज जिम कहते हैं आप लोग, प्रातःकालीन कसरत करने या ऐसा अपना वर्जिश करने जाते थे। तो वहां पर ये जो युवा थे, इन्हीं लोगों को इकट्ठा करके स्थानीय युवा समूह बनाया गया था और अनुशीलन समिति की स्थापना करी गई थी। तो पहला कथन सत्य हो जाता है। दूसरा देखिए, अनुशीलन समिति के 2 ब्रांचेस हो गई थी, एक पूर्वी ब्रांच और एक पश्चिम ब्रांच। जो पूर्वी ब्रांच थी ना, उसी को क्या बोला गया था, ढाका अनुशीलन समिति बोला गया था, और जो पश्चिम ब्रांच थी उसको जुगांतर समूह बोला गया था। तो दूसरा कथन भी यहां पर सत्य हो जाता है। तीसरे में लिखा हुआ है कि पुलिन बिहारी दास, इन्होंने क्या करा था, 12 डकैती को अंजाम दिया था 1908 में। ये एकदम सही है। 12 में इन्होंने जमींदार के घर पे अटैक किया था, जिससे कि इनको कुछ धन मिल सके और उस धन का उपयोग ये हथियारों को खरीदने में, भारत की स्वतंत्रता में लगा सके। परंतु ये जुगांतर समूह से बिलोंग नहीं करते थे, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। जुगांतर समूह जो था, इसमें मुख्य रूप से अरविंद घोष, ये सारे लोग मेन लीडर थे इसके। जो पुलिन बिहारी दास जो थे वो जुगांतर समूह के नहीं थे। तो यहां पर ये नहीं होता तो ये कथन सही हो जाता। इस वजह से हमसे सही कथन पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 1 और 2। अगला प्रश्न देखिए, राज व्यवस्था से है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की बात हो रही है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। पहला कथन दे रखा है, जो सीएटी का क्षेत्राधिकार है वो अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सिविल सेवाओं और केंद्र के तहत सिविल पदों और रक्षा सेवाओं, इन दोनों के कर्मचारियों तक विस्तृत है। कैट के सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से आते हैं तथा इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। कैट के आदेश के खिलाफ केवल सुप्रीम कोर्ट में अपील करी जा सकती, हाई कोर्ट में नहीं करी जा सकती। विकल्प दे रखे हैं, जल्दी से इसमें यहां पर ध्यान दीजिएगा, गलत कथन का पहचान करनी है आपको। ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि हाल ही में कैट के जो चेयरमैन है मंजुला दास, इन्होंने क्या करा है, गुवाहाटी में कैट की जो बेंच है उसका उद्घाटन किया है। इस वजह से कैट जो है वो चर्चा में आ गया। चलिए वापस आते हैं प्रश्न पर। देखिए, कैट का जो क्षेत्राधिकार होता है आपको पता होना चाहिए। हमारे संविधान में संशोधन हुआ था, 42वां संशोधन 1976 में। उसमें संविधान का भाग 14 के का में ये जोड़ा गया था। तब यहां पर 2 आर्टिकल बनाए गए। 323 का जो ए था, इसी में लिखा हुआ था क्या, ये क्या है, ये प्रशासनिक अधिकरण है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इसका मतलब ये होता था कि भाई जो भी सार्वजनिक सेवाओं में भर्तियां होती हैं, वो चाहे उनकी नियुक्ति हो या वो उनकी सेवा शर्तें हो, इन दोनों पॉइंट से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी डिस्प्यूट होंगे, विवाद होंगे, वो यही ट्रिब्यूनल, यही अधिकरण सॉल्व करेगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। 323 के बी में था कि सेवाओं, नियुक्ति या शर्तों के अलावा जो मुद्दे होते हैं, यानी कि मान लीजिए कोई टैक्स का मुद्दा है, संपत्ति का मुद्दा है, भूमि सुधार है, विदेशी मुद्रा से संबंधित कोई मुद्दा है, तो उनके लिए क्या है, 323 का बी बनाया गया था, ठीक है। तो यहां पर पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरे कथन को देखते हैं। तो कैट के जो सदस्य होते हैं उनकी न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से वो आते हैं और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा। अब ये जो दोनों यहां पर एरिया दे रखे हैं, तो जो भी सदस्य होंगे उनको इसका विशेष ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, इसका, इस क्षेत्रों का विशेष ज्ञान होता है और उनकी नियुक्ति किसके द्वारा हो जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तीसरा कथन है कि कैट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज करा जा सकता है, हाई कोर्ट में नहीं। तो ये कथन गलत हो जाएगा, इसको हाई कोर्ट में भी चैलेंज करा जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। कैट की स्थापना जब हुई थी तो हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, उस टाइम के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी।
इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हमसे गलत कथन पूछा गया था, तो केवल तीसरा गलत है। इस वजह से जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा सी, केवल 3। मोढेरा सूर्य मंदिर के बारे में प्रश्न पूछा गया है। इसे 11वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान निर्मित किया गया था। इसे मारू गुर्जर शैली की वास्तुकला में निर्मित किया गया है। देखिए ये न्यूज चर्चा में क्यों आई, हमारे गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो उन्होंने ये घोषणा करी है कि जो अहमदाबाद के अंदर एक रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन का नाम है कालूपुर। उस रेलवे स्टेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो संरचना है, वो बनाई जाएगी मोढेरा सूर्य मंदिर के समतुल्य। अब देखिए ये मोढेरा का सूर्य मंदिर है, कुछ इस तरह का दिखता है। ये भी आपको गुजरात राज्य में मिलेगा देखने के लिए। अब वापस से आते हैं अपने कथन पर। लिखा हुआ है कि इसमें इसको 11वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान निर्मित किया था। बिल्कुल सही कथन है ये। इसे मारू गुर्जर शैली की वास्तुकला में निर्मित करा गया है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। देखिए ये वाला फिगर मैंने इसीलिए आपके सामने रखा हुआ है ताकि मैं आपको मारू गुर्जर शैली जो है इसके बारे में अच्छे से बता सकूं। मारू गुर्जर शैली जो थी ये भी चालुक्य वंश से ही बिलोंग करती थी। मैक्सिमम इसमें जैन धर्म के जो मंदिर हैं वो भी इस शैली में बनाए गए थे। इसमें शैली में क्या होता था, इस शैली में एक सूर्य कुंड बनाया जाता था, एक तालाब बनाया जाता था, और मंदिर से सूर्य कुंड में आने के लिए जहां पर भी ये शैली होगी तो वहां पर आपको सीढ़ियां देखने को मिलेंगी। तो एक सूर्य कुंड देखने को मिलेगा, एक तालाब देखने को मिलेगा, और यहां पर आपको सीढ़ियां देखने को मिलेंगी जो सीधे मंदिर से इस तालाब में उतरती हैं। ऐसा इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए ये मंदिर का जो सिरा आप देख रहे हैं, तो यहां पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो ये मंदिर की अवस्थिति ऐसी है कि ये कहां से होकर निकलता है, ये कर्क रेखा से। यानी कि अगर बात करी जाए ये भारत का मैप है, तो कर्क रेखा भारत के यहां से निकलती है, तो गुजरात में इस जगह पर ये मंदिर है, इस तरीके का बना हुआ ये मंदिर है। ठीक है, तो ये भी इस मंदिर की एक विशेषता के बारे में कहा जाता है। तो यहां पर दोनों ही कथन हमारे सही हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चौथा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब देखिए ये प्रश्न इसलिए पूछा है क्योंकि आपको पता है कि 22 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय आम दिवस मनाते हैं। ठीक है, इस वजह से ये न्यूज चर्चा में आई थी। यहां पर आम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, निर्विरोध रूप से आपका उत्तर क्या होना चाहिए, भारत। भारत में विश्व में सबसे ज्यादा जो आम है वो होते हैं। अगर मैं मोटे तौर पे बताऊं तो विश्व का 40% से अधिक आम केवल कहां पर होता है, भारत में होता है। अब देखिए चूंकि 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस था, मैं हमेशा अपने किसी ना किसी सत्र में, चाहे द हिंदू हो या दैनिक क्विज हो, इसमें आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं। आज इन प्रश्नों की संख्या मैंने ज्यादा रखी हुई है और मैं आशा करता हूं कि आप ये प्रश्न जरूर अटेम्प्ट करेंगे, इनको कमेंट जरूर करिएगा। पहला प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो आम है इसको राष्ट्रीय फल का दर्जा दिया गया था, तो ये कब दिया गया था। तो पहला प्रश्न है कि इसको राष्ट्रीय फल का दर्जा कब दिया गया। दूसरा, एक आम की प्रजाति है मालगोआ। इस मालगोआ जो प्रजाति है ये किसके एक्सपेरिमेंट से भारत में बनाई गई थी। तीसरा है, आमों में सबसे महंगी आम के प्रकार को क्या कहते हैं। चौथा प्रश्न है, ये तो मैंने इसका उत्तर आपको दे ही दिया। पांचवा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कला संस्कृति से मैंने इसको जोड़ा हुआ है। ये बताइए कि आम के आकार का जो अश्रु होते हैं ना, अश्रु ऐसे इस टाइप की एक कारीगरी होती है, इस कारीगरी को क्या बोलते हैं, और ये प्रेरित है आम से ही कारीगरी। कौन सा पहला मुगल बादशाह था जिसने अपने एक दिन में जितने भी खाने खाते हैं, सुबह दोपहर शाम, तो उन सब में किसका यूज करता था, आम का ही यूज करता था। ठीक है, तो इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। कुछ इसमें से प्रश्न आपको आते होंगे, कुछ आपको ढूंढने पड़ेंगे, तो ढूंढिएगा जरूर। इससे एक फायदा होगा कि वो प्रश्न आपको आ जाएगा क्योंकि उसको आपने ढूंढा है और वो आप कभी नहीं भूलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 2019 की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था। यहां पर वन्य जीव दे रखे हैं और यहां पर उनके आवास दे रखे हैं। ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। जैसे मैंने कल आपको द हिंदू के एडिटोरियल में 2 चमगादड़ों की प्रजाति बताई थी, तो जरूर याद रखिएगा ये 2 चमगादड़ की प्रजाति जो पश्चिम घाट में मिलती है। तो ऐसे यहां पर पूछ सकते हैं, जैसे यहां पे पूर्वी घाट लिखा हुआ है तो वहां पर उस चमगादड़ की प्रजाति को लिख के यहां पर लिख देंगे पूर्वी घाट या पश्चिम घाट, तो आपको सही करना होगा। ब्लू फिन महासीर का नाम ले रहे हैं, बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है ये मछली। ये कहां पर पाई जाती है, तो पहला ऑप्शन है कावेरी नदी। दूसरा है इरावदी डॉल्फिन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा आसान, चंबल नदी। रस्टी स्पॉटेड बिल्ली, ये पूर्वी घाट। तीनों ऑप्शन आपने देख लिए, वीडियो को पॉज करके इसको जरूर आंसर करिए, मैं आपको उत्तर बताता हूं। ब्लू फिन महासीर कावेरी नदी एकदम सही है, ये आपको पता होना चाहिए इस मछली के बारे में। हाल ही में क्या हुआ था, जो IUCN संस्था है इसने क्या करा था, इस मछली के
स्टेटस को चेंज कर दिया था। पहले ये मछली कौन से स्टेटस में आती थी? लुप्त प्राय, यानी कि जिसको इंडेंजर्ड बोलते हैं। इसको इस स्टेटस से हटा के कहां पे रखा है? कम चिंतनीय स्टेटस में, यानी कि लीस्ट कंसर्न। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इरावदी डॉल्फिन जो है वो कहां पर पाई जाती है? चंबल नदी, बिल्कुल गलत। इरावदी डॉल्फिन जो है, पहली चीज इरावदी नदी में पाई जाती है, इसलिए इरावदी डॉल्फिन बोलते हैं। ये कहां की नदी है? म्यांमार की। आपको पता होगा भारत में जो पूर्वी घाट में चिल्का झील है, तो यहां से ये नदी जो इरावदी, म्यांमार से ये जो डॉल्फिन है, ये बंगाल की खाड़ी होती हुई कहां तक आ जाती है? चिल्का झील तक आ जाती है। चिल्का झील आपको पता होना चाहिए, ये भी कैसी खारे पानी की झील है। तो मैक्सिमम इरावदी डॉल्फिन जो है आपको मिलेंगी कहां पर? जैसे जो मैंग्रोव का एरिया होगा या जो खारे पानी का एरिया होगा, चंबल नदी में ये नहीं पाई जाएगी। रस्टी स्पॉटेड बिल्ली जो है ये पूर्वी घाट में पाई जाती है, ये एकदम सही है। जो विश्व में सबसे छोटी बिल्लियां, जंगली बिल्लियां कही जाती हैं, उसमें इसका नाम आता है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो यहां पर पहला और तीसरा कथन सत्य हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए आज के तथ्य पे नजर डालते हैं। आज का तथ्य जो है हमारा, वो विदेशी मुद्रा भंडार से संबंधित है। अब ये टॉपिक कई बार चर्चा आपसे हो चुकी है। आज इसको रखने का कारण ये था कि अभी आरबीआई ने 15 जुलाई को, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ आंकड़े निकाले हैं विदेशी मुद्रा भंडार से संबंधित। उसमें इन्होंने ये कहा है कि भाई हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है, सितंबर 2021 की बात करें, यानी जो पिछला साल था, सितंबर 2021 में जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार था वो 642 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास था। ये 10 महीने बाद, यानी कि अब रिपोर्ट कब आई है? 15 जुलाई को आई है। तो 15 जुलाई को, ठीक 10 महीने बाद, अब जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है वो 572 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है। कहने का मतलब है 10 महीनों में 70 बिलियन की कमी यहां पर देखी गई है। इस वजह से ये न्यूज चर्चा में आई। 70 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है, तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में एक बहुत बड़ी गिरावट देखी गई है। इस गिरावट का जो मुख्य कारण यहां पे बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है कि जिस तरीके से रुपए में गिरावट हुई है डॉलर के कंपैरिजन में, वो इसका सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, हमने इस दौरान पे, आपको पता होगा, रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, तो कोयले का एक जो संकट आया, तो हमने दूसरे देशों से कोयला खरीदा, तो उसके रेट काफी ज्यादा बढ़े थे, कच्चे तेल के रेट काफी ज्यादा बढ़े थे। और दूसरा, जो आयात था, जो लॉकडाउन के टाइम पे जिस तरीके से हमारी कंट्री में जो आयात रुक गया था, वो जो आयात हुआ, तो उसमें भी हमें अपनी विदेशी मुद्रा से पैसे देने पड़े। तो ये कुछ कारण ऐसे रहे हैं जो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को क्या करा है, जिन्होंने कम किया है। अब आपको पता होना चाहिए कि विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है, जिसको फॉरेन रिजर्व बोलते हैं, अब ये हमारे किसी भी देश के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है भाई? ये सीधा सा मतलब है इसका, ऐसे समझ लो आप, जैसे कि आप अपने पास कोई पर्स रखते हैं, ठीक है, उस पर्स में एक ऐसी पॉकेट होती है जिस पॉकेट में मान लीजिए आपने 500 रुपए का नोट रख दिया। अब उस पॉकेट से आप कभी उस नोट को नहीं निकालते हैं, उस पैसे को नहीं निकालते हैं। वो पैसा आप कब खर्चा करते हैं? जब कोई आपातकाल आ जाता है। अब मान लीजिए आप घर से निकले, आप बाइक से हैं, साइकिल से हैं, कार से हैं, कार में अचानक से पेट्रोल खत्म हो गया, आपके पास बिल्कुल कैश नहीं है, एटीएम भी आपने नहीं रखा हुआ है, आपकी बाइक पंचर हो जाती है, साइकिल पंचर हो जाती है, तब आप उस आपातकाल में ऐसे पैसे का यूज करते हैं, और ये अमूमन हर व्यक्ति अपने पास रखता है। उसी प्रकार से देश के पास एक ऐसा अकाउंट होता है जहां से तब जब तक कोई जरूरत ना हो तब तक उस अकाउंट से पैसे नहीं निकाले जाते हैं। किसी आपातकाल की स्थिति में वो पैसा जो है वो इस अकाउंट से निकाला जाता है। उसी को बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व या विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो भारत में ये 4 टाइप से बनता है। एक तो विदेशी मुद्रा, जो हम करेंसी लेते हैं, स्वर्ण भंडार, गोल्ड की बात करें, एसडीआर की बात करें, और आईएमएफ के पास जो हमारा रिजर्व रहता है वो, ये चारों चीजें हमारे विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये था आज का तथ्य विदेशी मुद्रा भंडार से संबंधित। मैं आशा करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो मैंने आपसे 5-6 प्रश्न पूछे, इनका कमेंट में उत्तर जरूर करिएगा। आप इसको गूगल से सर्च करके भी उत्तर निकालेंगे तो बहुत अच्छी बात है। किसी ना किसी दूसरे व्यक्ति को जो आपका कमेंट पढ़ेगा उसको ज्ञान हासिल होगा। तो कमेंट इस प्रश्न को जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।